आज मैं आपको वो वारदात बताने वाला हूँ, वो दौर का वो आक्रमण बताने वाला हूँ, जो हमला इजराइल ने अमेरिका के ऊपर किया था। जी हाँ दोस्तों, आपका दिमाग इस चीज़ को कबूल करने से कतरा रहा होगा, लेकिन सच यही है। जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अमेरिका के नेवल बेस पर हमला था इजराइल का, आज भी ये विवादित है और अमेरिका के उस वक्त के हाई लेवल के कमांडर आज भी इजराइल के उस हमले से खौफ खाते हैं और इजराइल आज भी झूठ बोलता है। मोमिनीन हजरात, इस चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर आपका स्वागत है, जिसमें आपको इतिहास की तमाम जानकारियाँ और एजुकेशनल कंटेंट देखने को मिलता है। इस चैनल के ज़रिए आपकी जनरल नॉलेज को हम इन्हांस करने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने 6 डे वॉर ज़रूर सुना होगा। जब अरब देशों ने इजराइल पर हमला करने की प्लानिंग की थी। जी हाँ, किया नहीं था, सिर्फ प्लानिंग की थी। मैं मोटा मोटी बताता हूँ मामला क्या था। साल था 1967। 1967 के अंदर उस ज़माने से लेकर अब तक इजराइल जैसे फिलिस्तीन पर जुल्म कर रहा है, वैसे ही कर रहा था। उस दौर में मुसलमान और अरब ज़्यादा ईमानदार थे। दोस्तों, अरब को ये बर्दाश्त न हुआ कि फ़िलिस्तीनियों से उनकी ज़मीन छीनी जा रही है। तो साल 1967 का वो वक्त जब इजराइल की इंटेलिजेंस को ये खबर मिलती है कि अरब कई देश इजराइल पर हमला करने की और बड़ा हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इधर इजिप्ट, उधर सीरिया और इस तरफ जॉर्डन, ये सिर्फ 3 देश मिलकर तैयारी कर रहे हैं इजराइल पर हमला करने की। इससे पहले कि ये इजराइल पर हमला करते, आनन फानन पहले ही हमला खुद इजराइल ने कर दिया। June the 5th, 1967, around 300 Israeli aircraft, mainly French-built fighter bombers, prepared to launch the most decisive airstrike in history. Their target, the air forces of Egypt, Syria and Jordan. इजिप्ट की एयरफोर्स पर हमला करके इजिप्ट की पूरी एयरफोर्स को और इकट्ठा किए गए हथियारों को इजराइल ने पहले तबाह किया। उसके बाद जॉर्डन की एयरफोर्स को तबाह किया। उसके बाद सीरिया के एयरफोर्स को तबाह कर दिया। अब देखते ही देखते तीनों अरब देशों की सेना और वायुसेना बेकार हो गई। अब इजराइल को फिर भी यह डर था, मोटा मोटी बता रहा हूँ, फिर भी यह डर था कि अरब देश फिर से कुछ न करें। अरब देश अब इसके बाद हमारी कार्रवाई से बौखला कर और कुछ कांड न कर दें। ये वही था हमला जिस हमले में इजराइल को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि हिंदू समुदाय झूठ बोलता आया है कि तमाम अरब देशों ने हमला किया था। नहीं, सिर्फ 3 देशों का नाम था, उन्होंने हमला भी नहीं किया था। हमले से पहले ही इजराइल ने उन पर हमला कर दिया था। वरना जितने साजो सामान लाओ लश्कर के साथ अरब देश इन तीनों की तैयारी थी, अगर इनका हमला कामयाब होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। लेकिन इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी खतरनाक थी कि उसने पूरा खेल पलट दिया और थल सेना ने जाकर सीरिया के गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया। इसी के साथ इजिप्ट के सनाई पर भी, एरिया पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। उधर जॉर्डन के पास पहले, उसी ज़माने में जॉर्डन के पास पहले ये जेरूशलम और वेस्ट बैंक था। तो जेरूशलम और वेस्ट बैंक पर उस 1967 में ही इजराइल ने कब्जा कर लिया। ये जंग 6 दिन चली, इसलिए गूगल पर आप लिखेंगे 6 डेज वॉर तो इसी जंग के बारे में जानकारी आएगी। अमेरिका और कई देशों ने तुरंत
इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जंग को 6 दिन के अंदर रुकवाया और फिर एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के बाद हुआ ये कि जॉर्डन के कई इलाकों, छोटे मोटे इलाकों को तो इजराइल ने छोड़ दिया, लेकिन वेस्ट बैंक और जेरूशलम पर कब्जा जमा लिया। इजिप्ट ने हर तरह से इजराइल के साथ डील कर ली और डील करने के बाद अपने सनाई को इजराइल से आज़ाद करवाया। एंड मौके तक, उस 6 दिनों तक सीरिया नहीं माना। सीरिया लड़ता रहा और अपना नुकसान भी करता रहा, लेकिन उसने आखिर तक डील नहीं की, जिसके बाद इजराइल की सेना ने गोलान हाइट पर सीरिया के कब्जा कर लिया और आज तक इजराइल का गोलान हाइट पर कब्जा है और जेरूशलम और वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से अभी तक कब्जा है। अब उसी 6 दिन के बाद इजराइल को यह डर था कि अभी भी अरब देश ऐसा ना हो जो अभी तक खामोश थे, वो किलस कर सामने आ जाएं, इनका साथ देकर हम पर हमला कर दें। तो दोस्तों, अमेरिका ने, एक बात बता दूं, उस वक्त अमेरिका का रुख ये था कि उस जंग में अमेरिका ने किसी का साथ नहीं दिया था, न इजराइल के साथ खड़ा हुआ, न वो अरब देशों के समर्थन में आया। लेकिन आखिर में उसने खेल ये खेला कि उसने कहा कि हम जो तुम्हारा डर है उसको समझ रहे हैं कि अरब देश तुम्हारे साथ कुछ कर न दें, इसलिए इजराइल के बचाव में अपनी एक इंटेलिजेंस जासूसी शिप, जिसके अंदर अमेरिका ने इतने खतरनाक एंटीना लगाए थे कि उसके ज़रिए कोई अगर वायरलेस या फ़ोन पर भी बात करता, किसी भी तरह से डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता, वो बातों को शिप से बैठे बैठे सुन सकते थे। उस शिप का नाम था USS लिबर्टी। ये बिल्कुल अरब देशों के करीब आकर मई के महीने 1967 में तैनात हो गई। एग्जैक्ट जगह थी इजिप्ट और इजिप्ट के सनाई का समुद्री इलाका, जहां पर अमेरिका का ये जासूसी समुद्री जहाज लिबर्टी तैनात था। हजरात, इस अमेरिका के जहाज को भेजा गया था सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट की इंटेलिजेंस जो भी आपस में बात या प्लानिंग कर रही है उसको सुनना और जासूसी करना, तमाम अरब देशों पर नजर रखना, लेकिन इजराइल की बातों को नहीं सुनना था। फिर से क्लियर कर रहा हूं, अमेरिका ने यह जासूसी जहाज भेजा था सिर्फ अरब देशों पर नजर रखने के लिए, लेकिन इजराइल पर नजर नहीं रखनी थी। अब वो इजराइल पर अल्लाह जाने नजर रख रहा था या नहीं, लेकिन उसी वक्त एक बड़ा कांड होता है। 8 जून 1967 दोपहर का वक्त लगभग 3:05 पर इजराइल का अचानक से 2 इजराइल का मिराज फाइटर जेट तेजी से उस जासूसी जहाज के पास उड़ने लगता है, आ जाता है और फौरन 30 mm की तोपों से इस अमेरिका के लिबर्टी जहाज पर हमला शुरू हो जाता है। यानी इजराइल के फाइटर जेट गोलियां और तोप इस अमेरिका के जासूसी समुद्री जहाज पर बरसाना शुरू कर देते हैं। इस अमेरिका के जहाज को जासूसी के तौर पर बनाया था, इसलिए इस पर कोई हथियार तो नहीं था, लेकिन ये 4 डेक माउंटेड था और इस पर हल्के फुल्के 50 कैलिबर मशीन गन शामिल थी, जो बहुत खतरनाक हमला करने में सक्षम नहीं थी। लेकिन फिर भी अमेरिका की नौसेना ने फाइटर जेट पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन फेल हुए। लेकिन एक खास बात यह थी कि ऊपर से मिराज फाइटर जेट से इजराइल ने इसके शिप में, अमेरिका के शिप में जो जासूसी एंटीनास लगे थे, सीधा उस पर हमला किया। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे उसमें हथियार लगे थे उसको हमला करके तबाह कर दिया और उसके बाद एक खतरनाक केमिकल बम का इस्तेमाल किया अमेरिका के उस शिप पर मारने के लिए। उस केमिकल बम का नाम था नैपल्म केमिकल कंपाउंड। नैपल्म केमिकल कंपाउंड ऐसा होता है कि इसको फेंकते ही एक धमाका होता है और खौफनाक आग ऐसी लगती है जिसे बुझाना नामुमकिन होता है। जैसे ही इजराइल ने केमिकल बम इस शिप पर गिराए,
आग लग गई। अब बताता हूं कि विवाद का मुद्दा क्या है। उस जहाज के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था अमेरिका का GTR-5, वो कोड उस शिप का था और इजराइल की इंटेलिजेंस इतनी चू नहीं थी कि उसको पता ना हो। इससे बड़ी बात ये कि बड़ा बड़ा अमेरिका का झंडा भी उस GTR-5 जासूसी समुद्री अमेरिकी जहाज पर लगा हुआ था। यानी अमेरिका का ये जहाज है, ये इजराइल के तमाम उन हमला करने वाले फाइटर जेट्स और इंटेलिजेंस को पता था, लेकिन ये जानते हुए भी कि अमेरिका का समुद्री जहाज है, ये जासूसी हमारे लिए ही जहाज आया है, फिर भी हमला किया गया। हजरात, सिर्फ इतना ही नहीं, 3:20 हो चुके थे। अचानक कई तरफ से इजराइल की बोट्स आईं और उन्होंने टॉर्पीडोज से हमला किया, यानी बम अमेरिका के इस शिप पर दागे। इस शिप पर अमेरिका के सैकड़ों सैनिक मौजूद थे, जिसमें से 25 तुरंत पहले ही टॉर्पीडो हमले में मारे गए। A short time after the air attack had been completed, the 3 torpedo boats approached us from our starboard quarter at high speed and in an apparent torpedo launch attitude. लगातार इसी तरह से हमले जारी रहे। 4:30 पर दोपहर यानी शाम लगने से पहले 4:30 बजे तक हमला करते रहे। अब जब भारी तबाही मच चुकी थी, ये शिप अमेरिका का तबाह हो चुका था, लाशों के अंबार लग चुके थे और लगभग ये बोट तबाह हो चुकी थी, तब जाकर इजराइल को लगा कि अरे ये तो अमेरिका का ही जहाज है। तब जाकर उन्होंने 4:30 बजे हमले रोके। अब जब 4:30 बजे उन्होंने बमबारी रोकी, तब तक अमेरिका के उस शिप पर 34 लोग मारे गए और 170 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह से घायल हो गए। The day before, I was topside when Israeli planes came by and very close where we could wave to the pilots, and they were that close where we could wave back. It was a very clear day. It was a warm day. Sunshine was shining brightly out. Nice breeze blowing. And I distinctly remember hearing the flag flapping in the wind. Coming to go back to the Trescom area, I stepped out on deck. That plane came by and looked right in the cockpit. You waved, I waved. That's how close they were, and they knew who we were. Well, all the recon flights that they had that morning, looking at our ship for approximately 6 to 7 hours, they had a good idea of what they were doing, and they hit us hard and fast with everything they had. उस वक्त वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा था, अमेरिका के नेवी के इतिहास में अमेरिका की नेवी के ऊपर अब तक का ये सबसे डेडली और खतरनाक हमला है। उस वक्त लैंडोन जॉनसन अमेरिका के राष्ट्रपति को जब पता चला कि हमारी नेवी पर हमला हुआ, तो उनको ये लगा कि जो रशिया है उस वक्त का सोवियत संघ, उसने हमला कर दिया। इससे पहले कि अमेरिका कोई एक्शन लेता, इजराइल ने खुद ही बता दिया कि सर ये हमला हमने किया था और हमको पता नहीं चला कि आपने हमारी सॉरी गलती हो गई, हमको पता ही नहीं था। When I heard about it, I was sad, and I was not the only one. There was no cause. There was a mistake, and it's a pity that good people are being killed by a mistake. लेकिन उस शिप पर मौजूद अमेरिकी कमांडर जो उस हमले को झेल रहे थे और जिनकी जान बाल बाल बची, उनका आज तक ये मानना ही नहीं है कि इजराइल को पता नहीं था। उनका कहना ये साफ है कि इजराइल को पता था कि ये अमेरिका का जहाज। अब खेल सुनिए कहाँ बिगड़ा। इजराइल ने सफाई अमेरिका को दी कि जी हमको लगा ये इजिप्ट का जहाज है, हमने जब काफ़ी देर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला ये आपका जहाज है, तब हमने हमला रोका। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से एक बात और खुलकर सामने आई कि इजराइल की नेवल ऑफिसर्स को और इजराइल की नेवी को ये पहले से 3 घंटे पहले से जानकारी मिल चुकी थी कि समुद्री इलाके में अमेरिका का इजराइल के बेहद करीब यानी इजिप्ट के करीब एक समुद्री जहाज अमेरिका का है, वो हमारी मदद के लिए आया है। लेकिन इजराइल के नेवल ऑफिसर्स ने आगे जानकारी शेयर नहीं की, जिसके बाद ये मिसकम्युनिकेशन हुई और इजराइल ने
अमेरिका के ही समुद्री जहाज पर हमला कर दिया। अब उस वक्त के जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, हमेशा से ऐसे ही होता आया है, उन्होंने भी इजराइल का विरोध नहीं किया। इजराइल ने टूटी फूटी जो भी सफाई दी उसको कबूल किया और 4 साल बाद अमेरिका के द्वारा एक मेमोरेंडम जारी किया और कहा कि इजराइल ने माना है हमसे कि उनसे गलती हुई और हमारे जो लोग उनके हाथों मरे हैं उनका इजराइल को दुख है, लिहाजा इस मामले को हम यहीं ख़त्म करते हैं। यानी अमेरिकी गवर्नमेंट ने उस वक्त अपनी चोंच बंद रखी, लेकिन जिन नेवल ऑफिसर अमेरिकियों ने झेला था वो बार बार कहते रहे, मांग करते रहे कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका ने अब तक उसकी जांच ही नहीं की। लेकिन उधर से दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आती है वो ये रिपोर्ट है कि इजराइल को सब कुछ पता था कि ये अमेरिका का ही जहाज है, लेकिन जानबूझकर हमला इसलिए किया क्योंकि उस जासूसी जहाज में इतनी ताकत थी कि अगर वो अरब देशों की बातचीत सुन रहा है तो कहीं इजराइल को यह डर था कि इजराइल की बात यानी हमारी बात भी अमेरिका का ये जासूसी जहाज न सुन ले। I think they intended to attack the ship. Exactly why they wanted to, I'm not sure. They may have felt we were with the Liberty, we were listening in to some conversations and other things that were going on that they didn't want us to know about. And they had been engaged in some pretty outlandish stuff in the course of the war. And I didn't think they wanted us to know all the detail of that. लेफ्टिनेंट मार्शल कार्टर ने लंबे समय के बाद 1988 में मीडिया को बताया कि इजराइल ने हम पर इसलिए हमला किया क्योंकि इजराइल को ऐसा शक हुआ कि हम उस पर भी नजर रख रहे हैं। लेफ्टिनेंट मार्शल कार्टर ने कांग्रेस गवर्नमेंट से दशकों तक मांग की कि भैया इसकी जांच कराओ, ये जो अमेरिका के हमारे ऊपर जो हमला किया था इजराइल, जांच कराओ, लेकिन अमेरिका ने जांच ही नहीं करी। फिर कई सालों के बाद सन 1997 अमेरिका के जिस समुद्री जहाज पर, जासूसी जहाज पर हमला हुआ, उस जहाज के जो मेन कैप्टन थे, कैप्टन विलियम्स मैकगोनागले, 30 साल बाद स्पीच देते हैं और कहते हैं कि मैं ये नहीं मानता कि वो कोई गलती थी या एरर था। मेरा मानना यह है कि वो हमला जानबूझकर किया गया। सुन लीजिए। For many years, I had wanted to believe that the attack on the Liberty was pure error. It appears to me that it was not a pure case of mistaken identity. I think that it's about time that the State of Israel and the United States government provide the crew members of the Liberty and the rest of the American people the facts of what happened and why it came about that the Liberty was attacked 30 years ago today. कैप्टन मैकगोनागले अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको आपने सुना। मरने से पहले भी इन्होंने राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को खत लिखा और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई। कैप्टन मैकगोनागले के दोस्त ने भी कहा कि मरने से पहले मुझसे भी मेरे दोस्त ने, कैप्टन ने कहा कि भाई इसकी जांच करवाओ, अपनी सोर्स का इस्तेमाल करो, लेकिन मैं भी जांच नहीं करवा पाया। Captain and I was real close, and every time I'd see him while he was in the hospital, he would cry, and he called me a few years, 2 or 3 years before he died. He was going to be in Washington for me to come up there, and I sat in the room with him. We chatted a while, and then he got started telling me that those SOBs really did us in. George says, "What are you talking about?" अमेरिका से बार बार, कई बार इजराइल ने माफी मांगी, लेकिन अमेरिकी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स, कमांडर्स आज तक इस बात को नहीं मानते कि इजराइल ने वो गलती की थी।
बल्कि मानते ये हैं कि इजराइल ने जानबूझकर किया था। अमेरिका और इजराइल के बीच में ये मुद्दा आज भी विवादित है। दोनों ही एक जैसे हैं, कोई किसी का सगा नहीं। अब उस समुद्री जहाज पर हमले वाले दिन जो जासूसी करने वाले सैनिक थे, उनके पास इतने खतरनाक उपकरण थे कि वो तमाम आसपास के देशों की बात सुन रहे थे। तो वो जो फाइटर जेट हमला करने के लिए आए थे इजराइल के, उनकी भी बात उन्होंने सुनी थी और उन्होंने बयान दिया कि हमने उन फाइटर जेट के पायलट्स की बातचीत आपस में सुनी थी और उनको पता था कि ये अमेरिका का ही जहाज है, ये हमारा जहाज है, लेकिन जानबूझकर उन्होंने ये हमला किया। दूसरा एक वजह यह भी बताया गया कि इसके पीछे इजराइल का प्लान ये था कि इजराइल ने यह हमला किया अमेरिका के जहाज पर ताकि अमेरिका को लगे कि इजिप्ट ने हमला किया है और अमेरिका तुरंत इजिप्ट पर हमला करके सरकार पलट दे और इजराइल भारी मात्रा में इजिप्ट पर कब्जा कर ले। We were guinea pigs to be sunk, and then we could say Egypt and Russia did it. That way the United States could have stepped right in and helped Israel. दूसरी वजह यह भी थी कि इजराइल नहीं चाहता था कि हमारे सीक्रेट्स को अमेरिका का ये जहाज सुन ले। आज भी ये विवादित है, आज भी इस घटना पर कोई भी सच सामने नहीं आया है, बल्कि आपको पता ये है ही कि अमेरिका इजराइल एक दूसरे के भी सगे नहीं होंगे वक्त आने पर। कैसी लगी ये ऐतिहासिक घटना, क्योंकि ये सच्ची घटना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और हमको बताइए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जय हिंद।